नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो जो है प्रयास आवासीय विद्यालय की तैयारी करने वाले बच्चे लोगों के लिए, राष्ट्रीय साधारण सहज प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए और साथ ही साथ किसी भी अन्य कंपटीशन एग्जाम, खासकर सीजी टेट, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा या व्यापम की तैयारी करने वाले बच्चे लोगों के लिए जो है उपयोगी है। इसमें हम लोग इस वीडियो में 20 प्रश्न देखेंगे जो विज्ञान के हैं और साथ ही साथ इन प्रश्नों के माध्यम से इससे रिलेटेड जो कुछ अन्य प्रश्न भी हैं उसको भी हम लोग देखते जाएंगे। खासकर ये वीडियो प्रयास आवासीय विद्यालय वाले बच्चे लोग जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि प्रयास आवासीय विद्यालय में इसी प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, किस ग्रह में 3 वलय पाए जाते हैं? क बृहस्पति, ख बुध, ग शनि, घ मंगल। तो कौन सा ग्रह है जिसमें 3 वलय पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर बताइए और आप लोग भी लगाते जाइए, मेरे साथ साथ पता चलते जाएगा आपको कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो किस ग्रह में 3 वलय पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है शनि एक ऐसा ग्रह है जिसमें 3 वलय पाए जाते हैं। अब इससे रिलेटेड अन्य प्रश्न हम लोग देखें तो एक प्रश्न तो ये हो सकता है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। वर्तमान में सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं अभी। अब इसमें देखते हैं कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न ये हो सकता है कि सूर्य से सबसे निकट या सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो है बुध है। अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि लाल ग्रह किसको बोलते हैं? तो लाल ग्रह जो है किसको बोलते हैं? तो लाल ग्रह जो है मंगल को बोलते हैं। इसी प्रकार नीला ग्रह किसको बोलते हैं? तो नीला ग्रह जो है बोलते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी का जुड़वा किसको बोलते हैं? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है शुक्र बोलते हैं। अब इसी में और एक प्रश्न बन सकता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। उसके बाद ग्रह कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन होता है? तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसी प्रकार अगर हम लोग एक प्रश्न और हो सकता है कि 8 उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो 8 उपग्रहों वाला ग्रह जो है वरुण है। 8 उपग्रहों वाला ग्रह जो है वरुण है। हाँ, एक प्रश्न और होता है कि भोर का तारा या संध्या का तारा किसे कहते हैं? तो जो शुक्र ग्रह है उसको भोर का तारा या संध्या का तारा कहते हैं। रहने को शुक्र ग्रह जो है एक ग्रह है, तारा नहीं है, लेकिन उसको शुक्र ग्रह को भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाँ, इसमें से एक पहले पूर्व में जो है सौर मंडल में 9 ग्रह जो है माने जाते थे, किंतु जो है प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता है, इसलिए वर्तमान में सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। फसली मौसम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। फसली मौसम का अर्थ क्या है यहाँ पे? कि फसली मौसम मतलब जब फसल पक के तैयार हो जाता है, उस मौसम में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है जिस समय फसल की कटाई होने वाली होती है? तो विकल्प में है दशहरा, गणेश चतुर्थी, ग बैसाखी, ग क्रिसमस। तो ये जो है इसका उत्तर है बैसाखी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसके अलावा सभी धातुएं ठोस है? निम्न में से किसके अलावा सभी धातुएं ठोस है? तो यहाँ पे देखते हैं सोडियम दिया है, विकल्प में क कैल्शियम, ग पारा, घ हाइड्रोजन। तो देखो सोडियम, कैल्शियम, पारा ये तीनों धातुएं हैं और हाइड्रोजन जो है अधातु है। इसमें हम लोग देखते हैं कि पारा एक ऐसा धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे लिखा है कि किसके अलावा? तो पारा के अलावा जो है
यहाँ पे पारा उत्तर सही होगा कि पारा जो है एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा का उपयोग जो है थर्मामीटर में किया जाता है। पारा धातु का ही उपयोग जो है थर्मामीटर में किया जाता है। वह स्थान जहाँ पर नर व मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ पर नर व मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं। विकल्प में है हमारे पास क फैलोपियन नलिका, ख अंडाशय, ग गर्भाशय, घ युग्मनज। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है फैलोपियन नलिका, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहीं कहीं पे लिखा होता है। करेक्ट आंसर है क फैलोपियन नलिका। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि संचरण संभव नहीं है। ध्वनि संचरण संभव नहीं है मतलब किसमें ध्वनि का संचरण नहीं होता है। विकल्प में हमारे पास दिए है क धातु में, ख पानी में, ग निर्वात में, घ हवा में। तो ध्वनि संचरण के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि बिना माध्यम के जो है संचरित नहीं हो सकता, चाहे वो ठोस माध्यम हो, द्रव माध्यम हो, गैस माध्यम हो, लेकिन माध्यम का होना आवश्यक है। तो ध्वनि संचरण संभव नहीं है। यहाँ पे विकल्प में है धातु, पानी, निर्वात, हवा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा निर्वात। निर्वात में ध्वनि संचरण संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सर्वाधिक मात्रा में वायु में उपस्थित होते हैं? सर्वाधिक मात्रा में वायु में उपस्थित कौन सा जो है गैस होता है? तो अगर हम लोग इसको देखें, विकल्प में है क ऑक्सीजन, ख कार्बन डाइऑक्साइड, ग नाइट्रोजन, घ आर्गन। तो सर्वाधिक मात्रा में वायु में कौन सा गैस उपस्थित होता है? तो ये होता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। विकल्प ग सही उत्तर है। कितना होता है नाइट्रोजन? ये ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि नाइट्रोजन वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो ये होता है 78% के लगभग। इसी प्रकार ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ऑक्सीजन जो है दूसरा वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला गैस है ऑक्सीजन, जो है लगभग 21%। कितना है? 21%। आर्गन है, तो आर्गन लगभग कितना है? 0.9% जो है आर्गन वायु में पाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो वायु में जो है 0.04% क्या पाया जाता है? 0.04% लगभग जल वाष्प पाया जाता है। इसके अलावा जो अन्य है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितना मात्रा में पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, धूल के कण भी वायु में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, फसलों में पानी की आपूर्ति को कहते हैं। फसलों में जो पानी की आपूर्ति है उसको क्या कहते हैं? क बुआई, ख खाद डालना, ग जोतना, घ सिंचाई। तो फसलों में पानी की आपूर्ति को कहते हैं सिंचाई। मतलब फसल को पानी देना मतलब क्या है? सिंचाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मृत पौधों का धीमे प्रक्रम से कोल में परिवर्तन को कहते हैं। मृत जो पौधे हैं उसका धीमी प्रक्रिया से कोयले में, कोल का मतलब क्या है? कोयला। तो कोयला में परिवर्तन जो है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर क्या है? यहाँ पे देखो विकल्प है क वियोजन, ख उत्सर्जन, ग कार्बोनिफिकेशन, घ कार्बोनीकरण। तो मृत पौधों का धीमे प्रक्रम से कोयले में परिवर्तन को कहते हैं कार्बनीकरण। क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा है जो कार्बोनीकरण लिखा है वही है। ये मृत पौधों का धीमे प्रक्रम में कोयला में परिवर्तन कहलाता है कार्बोनीकरण या कार्बनीकरण। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है। गुणसूत्र, तो गुणसूत्र की कुल संख्या यहाँ पे जोड़ा पूछा है ना? केवल गुणसूत्र की संख्या नहीं पूछा है, क्या वो पूछा है? यहाँ गुणसूत्र जोड़ों की संख्या पूछा है। तो गुणसूत्र होते हैं 46, तो जोड़े कितने हो जाएंगे?
तो जोड़े हो जाएंगे हमारा 23। विकल्प जो दिया है का वो जो है करेक्ट उत्तर है। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, मतलब कुल मिला के कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पूर्ण अप्राकृतिक फाइबर है? पूर्ण अप्राकृतिक फाइबर, ये इस प्रश्न का एक्चुअल में रियल प्रश्न यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रथम पूर्ण अप्राकृतिक फाइबर है। ये पूरा प्रश्न तब कंप्लीट होगा, निम्न में से कौन सा प्रथम पूर्ण अप्राकृतिक फाइबर है? विकल्प में है क एक्रिलिक, ख पॉलिएस्टर, ग नाइलॉन, घ रेयान। अप्राकृतिक मतलब कृत्रिम, है ना, कई बार कृत्रिम करके भी पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है प्रथम पूर्ण कृत्रिम फाइबर या अप्राकृतिक फाइबर है नाइलॉन। ये जो है करेक्ट आंसर है ग। अगला प्रश्न देखते हैं, वैसे तो इसमें जो दिया है सारे के सारे कृत्रिम फाइबर है, कृत्रिम रेशम है। एक्रिलिक भी कृत्रिम रेशम, पॉलिएस्टर भी कृत्रिम रेशम है, रेयान भी है, नाइलॉन भी है। तो लेकिन प्रथम पूर्ण अप्राकृतिक रेशा क्या है? नाइलॉन है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, वही पूछ दिया, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 21, 78, 12, 87। तो इसका उत्तर है 78% के लगभग नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोमबत्ती के लपटों में मध्य भाग को कहते हैं। जो मोमबत्ती का लपटे रहते हैं उसमें से मध्य भाग को क्या कहते हैं? हम लोग देखते हैं, विकल्प में है क स्वतः भाग, ख रैपिड भाग, ग आंशिक भाग और घ पूर्ण भाग। तो जो मोमबत्ती की लपटें रहती है, मोमबत्ती के 3 भाग होते हैं, भीतरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र। तो मध्य भाग को क्या कहते हैं? मध्य भाग को कहते हैं, ये होता है आंशिक भाग, है ना, मतलब मध्य भाग में जो है दहन की क्रिया जो है आंशिक रूप से होती है। अगला देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस है। विकल्प में है हमारे पास क राइबोसोम, ख सेंट्रोसोम, ग माइटोकॉन्ड्रिया, घ रेटिकुलम। तो कोशिका का पावर हाउस क्या है? कोशिका का पावर हाउस है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया। इस जिसको ऊर्जा घर भी बोलते हैं, ऊर्जा गृह, है ना, पावर हाउस मतलब ऊर्जा गृह। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहलाता है। हाँ, एक प्रश्न और आता है इससे, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कोशिका होता क्या है? जीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं। मतलब कोशिका जो है जय शरीर की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। मतलब सबसे जो है उसी कोशिका से ही मिलके जो है पूरा जीव का शरीर बना होता है। यहाँ पे एक और प्रश्न आ सकता है कि एक कोशिकी जीव कौन सा है? जैसे अमीबा जो है, पैरामीशियम जो है, ये एक कोशिकी जीव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दो आवेशित वस्तु के बीच लगने वाला बल कहलाता है। तो देखिए, दो आवेशित वस्तु के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? क मांसपेशी बल, ख गुरुत्वाकर्षण बल, घ चुंबकीय बल, घ विद्युत बल। तो दो आवेशित वस्तु के बीच लगने वाला बल को क्या बोलते हैं? विद्युत बल। क्या बोलते हैं? जो दो आवेशित वस्तु के बीच लगने वाला बल विद्युत बल कहलाता है। चुंबकीय बल जो चुंबक के, मांसपेशी बल मांसपेशियों के माध्यम से, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, एक पिंड जो है दूसरे पिंड पे जो बल लगाता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति उपयोग करता है। निकट दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति उपयोग करता है, कौन सा लेंस का उपयोग करता है? विकल्प में है क उत्तल लेंस, ख अवतल लेंस, ग दर्पण, घ फोकस लेंस। तो देखो इसका उत्तर है निकट दृष्टिदोष। क्या होता है? निकट दृष्टिदोष में व्यक्ति जो है निकट के
चीज़ों को तो अच्छे से देख पाता है, लेकिन दूर की चीज़ों को जो है अच्छे से नहीं देख पाता। तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इससे पीड़ित जो व्यक्ति है अवतल लेंस का उपयोग करता है। इसी प्रकार अगर दूर दृष्टि दोष को देखें तो दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति जो है दूर के वस्तुओं को अच्छे से देख पाता है, निकट की वस्तुओं को अच्छे से देख नहीं पाता है। उसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो जब दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है वो जो है उत्तल लेंस का उपयोग करता है चश्मे में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्प्लावन बल का दिशा हमेशा कैसे होता है? यहाँ पे प्रश्न का मतलब वही है, उत्प्लावन बल का दिशा हमेशा कैसे होता है? क सीधे नीचे की ओर, ख सीधे ऊपर की ओर, ग सतह की ओर, घ इनमें से सभी। तो उत्प्लावन बल का दिशा जो है कैसे होता है? सीधे ऊपर की ओर होता है। उत्प्लावन बल क्या करता है? किसी भी चीज को द्रव में डूबने से रोकता है, तो उसका दिशा क्या होता है? सीधा ऊपर की ओर होता है। अगला प्रश्न देखो, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग कौन सा है? क चिकन पॉक्स, ख टाइफाइड, ग रेबीज, घ सर्दी खांसी। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? अगर इसमें देखें हम लोग तो चिकन पॉक्स, रेबीज, सर्दी खांसी, ये तीनों जो है वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तीनों जो है वायरस के द्वारा होता है। वायरस मतलब विषाणु। चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा होता है, रेबीज भी वायरस के द्वारा होता है, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इसी में और भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि मच्छर के काटने से कौन कौन सा रोग होता है? तो मच्छर के काटने से तुम्हारा होता है मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया। ये जो है मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। मलेरिया जो है कौन से किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया का जो रोगाणु होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर में पाया जाता है, और उसके मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, इसमें इसी से रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो एक और प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि जो बीसीजी का टीका होता है वो किसके लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो टीबी रोग है, जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं, उसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार पोलियो है, पोलियो के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो पोलियो के रोकथाम के लिए जो है ओपीवी करके जो है टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि किसमें संचरण कर सकता है? तो ध्वनि किसमें संचरण कर सकता है, इसका मतलब है कि ध्वनि जो है कहाँ कहाँ पे संचरित हो सकता है। केवल विकल्प में है केवल गैस में, ख केवल ठोस में, ग केवल द्रव्य में, घ ठोस द्रव्य तथा गैस में। तो ध्वनि किसी भी माध्यम से में संचरण कर सकता है, चाहे वो ठोस हो, द्रव्य हो या गैस हो। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा घ, ठोस, द्रव तथा गैस में। ध्वनि कहाँ संचरण नहीं कर सकता है? ध्वनि जो है निर्वात में संचरित नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रतौंधी नामक रोग किसके कमी से होता है? तो रतौंधी नामक जो रोग जो है किसके कमी से होता है? विकल्प में है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो रतौंधी नामक रोग जो है होता है विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स बोलते हैं जिसको। इसी प्रकार विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी या फिर रक्त अल्पता जिसको एनीमिया बोलते हैं, ये वो जो है विटामिन बी की कमी से होता है। अब इसमें एक प्रश्न ये जो है गणितीय प्रश्न है कि m1 द्रव्यमान की वस्तु जिसका त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तथा m2 द्रव्यमान की वस्तु जिसका त्वरण 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, इसमें 5 न्यूटन का बल लग रहा है। अगर दोनों वस्तु को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसका त्वरण कितना होगा? ये प्रश्न है हमारा। तो एक साथ जोड़ने पे जो है त्वरण कितना होगा? तो देखो, पहले
कितना बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है ना। तो पहला हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वस्तु का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा और फिर उसी प्रकार से दूसरे वस्तु का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों वस्तु को जब एक साथ जोड़ देंगे तो फिर कितना त्वरण है उसको निकालना है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सूत्र लगता है, यहाँ पे हमारा लगता है F बराबर A मल्टीप्लाई A, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। इस सूत्र से हमको क्या करना पड़ेगा, पहले m1 का निकालना पड़ेगा, a1 मल्टीप्लाई a1, है ना। यहाँ से बल तो हमको दिया है कि 5 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ से इस सूत्र से हमको निकालेंगे। इसी प्रकार F बराबर क्या दिया है, m2 मल्टीप्लाई a2, है ना। इससे हमको निकालना है, फिर वो हमको उत्तर मिलेगा। तो जैसे कि अगर हम लोग निकालें इसका द्रव्यमान कितना हो, पहले वस्तु का द्रव्यमान कितना निकलेगा, तो अगर हम लोग देखते हैं तो बल है हमारा 5 न्यूटन और ये है त्वरण है हमारा m1 मल्टीप्लाई गुणा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको देखें तो m1 कितना हो जाएगा, m1 ये 10 अगर इधर आएगा तो ये क्या करेगा, m1 बराबर कितना हो जाएगा, m1 बराबर हो जाएगा 5/10, मतलब 0.5, है ना। और इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें m2 को, अगर देखें तो ये निकल गया हमारा 0.5। अगर m2 को देखें, m2 को निकालें तो m2 दिया है यहाँ पे सेम वही है 5 न्यूटन और इधर है हमारा m2 नहीं दिया है, m2 को निकालना है और ये 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये अगर 20 है तो ये 20 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 5/20। तो m2 बराबर क्या हो गया 5/20, मतलब 0.25। इसको जब भाग देंगे तो 0.25। तो पहले इसका द्रव्यमान निकल गया है हमारा 0.5 और इसका द्रव्यमान निकल गया है हमारा 0.25। दोनों का द्रव्यमान हो गया हमारे पास 0.75। ठीक है, अगर इसको हम लोग भिन्न में बदले तो ये हो जाएगा हमारा 75/100। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अब फिर दोनों को क्या बोला है कि दोनों वस्तु को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसका त्वरण कितना होगा। तो दोनों वस्तु को एक साथ जोड़ दे रहे हैं तो हमारे न्यूटन बल तो 5 ही लगाना है, 5 न्यूटन, है ना। एक साथ जोड़ दे रहे हैं तो द्रव्यमान कितना हो गया हमारा 75, 0.75 बोलो या 75/100 बोलो। ठीक है, और त्वरण को हमको निकालना है। अब जो अगला त्वरण है तो ये क्या हो जाएगा, ये जब 100 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 500/75। अब इसको अगर हम लोग 25 से डिवाइड करें ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 25 दूने और 25 शून्यम और ये हो जाएगा 25 तिया, तो 20/3 आया। 20/3 को फिर 20 को 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6.6 फिर 6.66 ऐसे आते रहेगा। तो 6.66 आएगा, मतलब ये क्या है 6 जब 6 आया है इसका मतलब का जो है उत्तर सही है कि 6.67 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अगर टीचर होंगे तो अपने बच्चे लोगों के पास शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।